नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सीरीज़ चल रही है और कंप्यूटर सीरीज़ में आज क्लास नंबर 10 है। आज क्लास नंबर 10 है। क्लास करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन में अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड देखोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में अभी आपको टाइम दिख रहा होगा दोस्तों 1:43। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये सिर्फ़ इतना कहने का मतलब था मेरा, दिखाने का मतलब ये था कि दोस्तों कोई न कोई जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स होंगे वो कहीं न कहीं एकांत में पढ़ाई कर रहे होंगे। जब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे कि अभी पेपर नहीं हो रहा है, अभी डेफ़र्ड हो रहा है, तो कहीं न कहीं लोग जो है वो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे 5-6 महीने काम कीजिए। 6-7 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक करेंगे। आप अभी देख रहे होंगे कि मोस्टली बच्चे जो है वो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि अभी उनके पास डेट नहीं है, तो अभी वो मस्त हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये टाइम डिस्ट्रैक्शन का नहीं है, ये टाइम पढ़ाई करने का है। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। इन केस आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास नंबर 10 है दोस्तों कंप्यूटर की। अभी तक हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर मेमोरी 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज टॉपिक नंबर 3 है आपका। टॉपिक नंबर 3 है, दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर जो होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये आप सबको पता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या चीज़ होती है दोस्तों? ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, मतलब जो टेंजिबल है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो क्या है? इंटेंजिबल है दोस्तों। अब ये हार्डवेयर जो है आपका आपका वो इस सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो इस हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। मतलब इस हार्डवेयर की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है और इस सॉफ्टवेयर की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों डिपेंडेंट है किस पे? एक दूसरे पे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कीबोर्ड है या आपका माउस है दोस्तों, ये क्या है? हार्डवेयर है। जैसे आपका एमएस ऑफिस है या विंडोज़ है, ये क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। जिससे बेसिक चीज़ ये नहीं पता चल रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। मैं अभी आपको बताऊँगा दोस्तों। पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स बेस्ड देखते हैं 2-3 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही डेफिनेशन, सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है? जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ईदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। या तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है? आर ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सारे के सारे कंपोनेंट या तो वो हार्डवेयर होते हैं या तो सॉफ्टवेयर, इन्हीं दो से तो बने हैं आपके। बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए ज़रा। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ईदर हार्डवेयर ओनली और सॉफ्टवेयर ओनली। ऐसा है क्या कि क्या कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर का बना है या खाली सॉफ्टवेयर का बना है? कंप्यूटर तो कॉम्बिनेशन का बना है ना दोस्तों। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। पहली दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? ठीक। ये बेसिक चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों कि आपका जो कीबोर्ड है, आपने भी देखा है कि जो कीबोर्ड पीसीज के साथ या कंप्यूटर के साथ या आपके लैपटॉप के साथ इनफैक्ट जो होता है वो एक हार्डवेयर होता है। क्या कीबोर्ड हमेशा ही हार्डवेयर होगा? क्या ऐसा है हमेशा दोस्तों? नहीं है दोस्तों। कीबोर्ड जो है आपका वो हार्डवेयर भी हो सकता है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है दोस्तों। कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल में जब आप कीपैड ओपन करते हो, वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? हार्डवेयर तो नहीं ना है वो तो सॉफ्टवेयर है। इसलिए एक्सेप्शन ये है कि जो आपका कीबोर्ड वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने? बोथ।
तो आपको थोड़ा बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है यहाँ पे। कीबोर्ड एज ए सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जिसे हम कहते हैं, इन दैट केस कीबोर्ड विल बी टेकन एज ए सॉफ्टवेयर। तो चलिए थोड़ा सा आप देखते हैं, हार्डवेयर को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप सीरियस है तो आप अच्छे से इसको रीड करेंगे और अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे दोस्तों। हार्डवेयर को मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस को फर्दर डिवाइड किया है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये टॉपिक हम ऑलरेडी मेमोरी में पढ़ चुके हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे रैम और रोम हो गया, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे आपका पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड हो गया। ये पार्ट हम रीड कर चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कोई एक टर्म होती है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है जो एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं चीज़ें, जो चीज़ें एक्सटर्नली बाहर से कनेक्टेड होती हैं दोस्तों, उन्हीं डिवाइसेस को हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इन क्या क्या इनपुट डिवाइसेस पेरिफेरल हो सकती हैं? बिल्कुल पेरिफेरल हो सकती हैं, क्योंकि कीबोर्ड हम बाहर से भी कनेक्ट करते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे कंप्यूटर आपका बाहर से कनेक्ट होता है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है दोस्तों। पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपकी हार्ड डिस्क, जो बाहर आपकी हार्ड डिस्क होगी वो भी आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आती है, जो पेरिफेरल डिवाइस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ खास याद नहीं रखना है कि जो पेरिफेरल डिवाइस है, कहने का मतलब वो आपकी इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है। और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होगी, वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी, ठीक है ना। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस तो मदरबोर्ड के ऊपर है, तो वो पेरिफेरल क्या होगा? पेरिफेरल का मतलब ही होता है जो बाहर से कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर के साथ। तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने देखा कि इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हार्डवेयर को मैंने जनरल क्लासिफाई किया है यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस में। अब क्या एक्सेप्शंस है यहाँ पे? अब कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होंगे दोस्तों जो इनपुट का भी काम करेंगे और आउटपुट का भी काम करेंगे। ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। जैसे आपका टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इनपुट का काम है, ठीक है। तो ये साथ में आउटपुट भी दे रहा है यहाँ पे, यहीं पे जैसे मान लो आपको ये पीडीएफ दिख रही है, तो ये क्या है? ये इसका आउटपुट है दोस्तों। तो इसका मतलब जो टच स्क्रीन है वो आपका इनपुट का भी काम करती है, वही आपका आउटपुट का भी काम करती है। जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन है, तो मोबाइल की टच स्क्रीन पे ही आप टाइप करते हो, तो वहीं आप यूट्यूब भी देखते हो, ठीक है, वहीं पे आप कोई मूवी भी देखते हो। तो इन दैट केस जो आपका टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। उसी तरीके से जो आपका साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड अब दोस्तों होता क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी टैब है, तो टैब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो मेरे एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के थ्रू जो सिग्नल है वो साउंड कार्ड को जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनपुट जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको कोई आउटपुट देना है, तो पहले आप गाना बजाओगे, तो गाना जब बजेगा तो वो साउंड कार्ड के थ्रू किस पे जाएगा? स्पीकर पे आएगा। आउटपुट किस पे आएगा? स्पीकर पे आएगा। तो जो आपका साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड, उस पे इनपुट सिग्नल भी आता है और आउटपुट सिग्नल भी आता है, इसलिए वो इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। क्योंकि जो आपका साउंड कार्ड है वो माइक के साथ भी काम करता है, और जो आपका साउंड कार्ड है वो आपका स्पीकर के साथ भी काम करता है। क्योंकि माइक आपका इनपुट है, तो यहाँ पे साउंड कार्ड इनपुट की तरह काम करेगा, क्योंकि स्पीकर आपका आउटपुट है, तो यहाँ पे आपका साउंड कार्ड जो है वो आउटपुट की तरह काम करेगा दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो डिजिटल कैमरास हैं दोस्तों, डिजिटल कैमरास भी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि डिजिटल कैमरास में वहीं पे वो फ़ोटो खींचता है और वहीं पे उसको मतलब उस पे स्क्रीन पे फ़ोटो आ जाता है। तो उसमें क्या चीज़ें हैं? इनपुट और आउटपुट दोनों का काम जो है वो डिजिटल कैमरास करते हैं। उसी तरीके से दो चीज़ें और हैं, एक एनआईसी है, एक मॉडेम है। ये दोनों चीज़ें जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है दोस्तों, इंटरनेट से रिलेटेड है दोस्तों। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक दो लाइनें पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपके पीसी के अंडर होता है, ये आपके पीसी के अंदर होता है। और मॉडेम हम बाहर से लगाते हैं मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन के लिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों का काम करती हैं दोस्तों। अब जैसे क्वेश्चन में आएगा आपसे कि टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या दोनों का काम करेगी? तो दोनों का काम करेगी, ये इनपुट और आउटपुट।
लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि डिजिटल कैमरा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी वहाँ पे कि जो आपका डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा वो आपका इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। लेकिन अगर मेरे से पूछे कोई कि खाली कैमरा बताओ, कैमरा ये इनपुट का काम करेगा या आउटपुट का काम करेगा, तो जो आपके मोबाइल में खाली कैमरा है वो इनपुट का काम करेगा। क्या काम करेगा? इनपुट का काम करेगा। जैसे मान ले कोई नॉर्मल एक डिस्प्ले है, सिर्फ एक डिस्प्ले है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आउटपुट का काम करेगा, ठीक है। अगर सिंपल कैमरा है तो इनपुट, सिंपल डिस्प्ले है तो आउटपुट का काम करेगा दोस्तों। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टच स्क्रीन को समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि टच स्क्रीन जो आपके मोबाइल पे है, मैंने क्या कहा आपसे, पहले भी कहा आपसे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो जो आपके मोबाइल में टच स्क्रीन लगी है दोस्तों, उसकी होती हैं 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स। जो लेयर नंबर 1 है वो आपका इनपुट का की तरह काम करेगी, ठीक है, इनपुट की तरह काम करेगी। फिर उसके बाद है लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 जो होती है दोस्तों, उसके ऊपर एक मटेरियल की लेयर चढ़ी होती है, उसे उसे कहा जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड। ये दोस्तों आप याद रखेंगे कि इंडियम टिन ऑक्साइड की कोटिंग होती है, बेसिकली क्या होती है? कोटिंग होती है इंडियम टिन ऑक्साइड की। अब लेयर नंबर 2 में वर्टिकल वर्टिकल रोज का इस्तेमाल किया जाता है और वो लेयर नंबर 3 में हॉरिजॉन्टल रोज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके नीचे एक और लेयर होती है जो डिस्प्ले का काम करती है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो 4-4 लेयर्स हैं, तो फिर आपको दिखाई कैसे देती हैं हमको चीज़ें? क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो सारी लेयर्स हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं? ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ये सारी लेयर्स जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। इस वजह से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 जो है दोस्तों, उसके बीच में गैप होता है। मतलब ये लेयर है, फिर थोड़ा-सा गैप है, फिर उसके ऊपर लेयर है। तो जब ये लेयर्स में गैप है दोस्तों, तो एक लेयर में इस तरीके से है और दूसरे लेयर में इस तरीके से है। अब जब मैं कहीं टच करूँगा तो वो ऐसे कोऑर्डिनेट्स पे क्या करेगी? चीज़ें टच करेंगी। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? एक्स और वाई, फिर ऐसा ही सिग्नल जो है वो आपके सीपीयू को जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं आपके टच पैनल में। तो टच पैनल में मैंने क्या बोला आपसे? 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है? और जो इसमें लेयरिंग होती है वो किसकी होती है? इंडियम टिन ऑक्साइड की होती है, ठीक है? अब आपकी टच स्क्रीन जो होती है मोबाइल में, वो दोस्तों वो कौन सी टच स्क्रीन होती है? वो होती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। कौन सी टच स्क्रीन होती है? कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है दोस्तों। अब ये जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन, एक होती है प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन। जो मोबाइल फ़ोन में हम यूज़ करते हैं वो कौन-सी वाली होती है? वो ये वाली कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है। प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो ये वाली जो आपके पास टच स्क्रीन है उसका इस्तेमाल फ़ोन में होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी टच गेस्चर। इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी टच गेस्चर कि आप एक स्क्रीन में एक ही बार में 2 जगह पे प्रेस कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो कि अपने स्क्रीन को बड़ा छोटा करते हो 2 उँगलियों से, ऐसे ज़ूम बाहर की तरफ खोलोगे तो ज़ूम इन होगा, ठीक है? और ऐसे वापस क्लोज़ करोगे तो ज़ूम आउट होगा। इस ये बेसिकली क्या है? ये मल्टी टच गेस्चर की एक एग्ज़ाम्पल है। उसी तरीके से सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है दोस्तों, वो ये सिंगल टच पे बेस्ड होती है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिफेंस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है? तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा अपने मोबाइल के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन कभी किस प्रकार से आते हैं, आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा ओपन माइंड रहना है। अगर आपसे कोई कोई नॉर्मल प्रिंटर होगा, जो सिर्फ़ प्रिंटर का काम करता होगा, तो ये प्रिंटर जो होगा ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस का काम करेगा। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसे भी प्रिंटर आते हैं जिसके साथ स्कैनर भी लगा होता है। तो ऐसे में ये स्कैनर किसका काम करेगा? ये उन इनपुट का, ये प्रिंटर किसका काम करेगा? आउटपुट का। इसका मतलब ऐसे में ऐसे डिवाइसेस जो हैं वो दोनों इनपुट और आउटपुट का काम करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपको जो प्रिंटर दिया है वो नॉर्मल प्रिंटर दिया है, मतलब कहीं स्कैनर का मेंशन तो नहीं किया है। ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं दोस्तों। सेम चीज़ जो है वो इनपुट की तरह भी काम कर सकती है, सेम चीज़ जो है वो आउटपुट की तरह भी काम कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की चीज़ दी है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मॉडेम और एनआईसी के बारे में भी 2-2 चीज़ें पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट।
जैसे आपकी एक टेलीफोनिक लाइन है, अब जो आपकी टेलीफोन लाइन है, उस टेलीफोन लाइन पे कौन से सिग्नल आते हैं दोस्तों? एनालॉग सिग्नल आते हैं। हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ना, वो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं एनालॉग की फॉर्म में। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है दोस्तों, वो समझता है सिर्फ कौन सी लैंग्वेज? वो समझता है डिजिटल सिग्नल्स को। मतलब ये 1010 इसकी लैंग्वेज को समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो लेकिन टेलीफोन पे कौन सा सिग्नल आ रहा है? वो तो एनालॉग सिग्नल आ रहा है। अब इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? वो आपका मॉडेम करता है। इसीलिए इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन में क्या किया है इसने? इस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल सिग्नल में। उसी तरीके से दोस्तों, ये डिजिटल सिग्नल को जब यहाँ से चीजें ट्रांसमिट करेंगे तो इस डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग सिग्नल में। इसलिए इसको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। उसी फिर ये डिजिटल सिग्नल आपके पीसी में जाएगा, ठीक है, और पीसी में एक कार्ड लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। फिर उस तरीके से आपका इंटरनेट जो है वो चालू होता है। तो इंटरनेट से रिलेटेड दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मॉडेम और एनआईसी, ठीक है। मॉडेम और एनआईसी आपकी एग्जांपल्स हैं, जो दोनों इनपुट और आउटपुट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे इस तरीके से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये डाटा इस तरीके से भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें ये इनपुट और आउटपुट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ काम करते हैं, इसलिए मॉडेम और एनआईसी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन थी। अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इस इनपुट डिवाइसेस पे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। तो देखिए ज़रा इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से। कीबोर्ड को अब अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, और माउस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी हैं उस पर उतना खास कुछ आता नहीं है। जैसे BCR हो गया आपका, OCR हो गया आपका, OMR हो गया आपका, MICR हो गया आपका, टेप रीडर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, किम्बाल टैग रीडर हो गया, आपका टच पैड हो गया, आपका ट्रैक बॉल हो गया, कैमरा हो गया, वेब कैम हो गया। वेब कैम किसको कैप्चर करता है? रियल मोशन को, रियल मोशन को, ठीक है। वेब कैम हो गया, आपका माइक हो गया, जो जिससे जैसे मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, माइक हो गया। आपका स्टाइलस हो गया, स्टाइलस जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ इसी को स्टाइलस कहते हैं, जिसे आप S पेन कहते हो, ठीक है। एक लाइट पेन अलग होता है इसकी, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका मेडिकल फील्ड में काम होता था, ये काम खत्म हो। जैसे आपका स्कैनर है, ठीक है। जैसे आपका स्कैनर, आपके मोबाइल में स्कैनर आते हैं आजकल, ठीक है। बायोमेट्रिक है, ये भी इनपुट का काम करती है। जॉयस्टिक जो है वो भी इनपुट का काम करती है, ठीक है। तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब जैसे ये जहाँ जहाँ पे आर है, आर है, आर है, आर है, तो कभी कभी क्योंकि आपको ये कभी बार कोड रीडर, बार OCR इस तरीके से है, तो आर जो है वो रीडर भी आ सकता है और रिकॉग्निशन भी आ सकता है। दोनों चीज़ें आ सकती हैं दोस्तों। ज़्यादा जो है वो रीडर पे ही ध्यान देना। सिर्फ इस MICR के केस में जो आर होगा वो रिकॉग्निशन होगा, बाकी में रीडर ही होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम कीबोर्ड को। तो जो आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे हम चीज़ें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम कीबोर्ड की ये शॉर्टकट कीज, वॉटकट कीज जो है वो अलग अलग ऑपरेशन में देखेंगे। अब जब हम MS वर्ड पढ़ रहे होंगे या फिर एक्सेल पढ़ रहे होंगे तो तब डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड इसको डेवलप किया था क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने, ठीक है। किसके लिए इसको डेवलप किया था? इसने टाइपराइटर के लिए डेवलप किया था। इसको किसके लिए डेवलप किया था? टाइपराइटर के लिए। और इस कीबोर्ड को दोस्तों इसे कहा जाता है CUI डिवाइस, मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि यूजर जो है वो इसके थ्रू क्या देता है? कमांड देता है। क्या देता है? कमांड देता है कीबोर्ड के थ्रू। अब कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कॉमन इनपुट डिवाइस बताओ, माउस ज़्यादा कॉमन है कि कीबोर्ड ज़्यादा कॉमन है? तो आप कहोगे दोस्तों कीबोर्ड ज़्यादा कॉमन है। वो इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि कीबोर्ड जो है वो माउस से पहले आया था, इसलिए इसको यहाँ पे हम मानेंगे कि भाई कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखिए जो आपका कीबोर्ड है, जो आप आजकल अब यूज़ करते हो, उसके लेआउट्स भी अलग अलग आया करते थे, लेकिन जो लेआउट अभी हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है QWERTY लेआउट, ठीक है। ये लेआउट्स हैं, इसे क्या कहा जाता है? QWERTY लेआउट्स। बेसिकली ये 3 रोज हैं आपके उसमें, जिसमें ऐसे करके QWERTY UIOP, मतलब इस तरीके से आपके लेटर्स हैं। ये जो पहले वाले लेटर्स हैं QWERTY, यहीं से इसका नाम रखा गया है QWERTY।
दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो आपकी मिडल रो है, मिडल रो, उस मिडल रो को होम रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम रो कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कहीं टाइप राइटिंग सीखने जाओगे तो आपकी लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां इस पे रखी जाती हैं और राइट हैंड की जो 4 उंगलियां हैं वो इस पे रखी जाती हैं, इसलिए इसको होम की कहा जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी आपके लेआउट्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट तो काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो आपके आपका क्यूआरटी जो आपको पता ही है, उसके अलावा एक है अजर्टी, एक है QWERTZ, एक है डोवरेक। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है डोवरेक। ठीक है। उसके अलावा है मेल्ट्रॉन, उसके अलावा है ZCUKEN और तीसरा है कॉलमैक। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि ये किसके लेआउट्स हैं। ये हैं कीबोर्ड के लेआउट्स। अब जो आपका स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड है, क्योंकि देखो कीबोर्ड जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है यूजर पे भी और बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स बनाए होते हैं, बड़े सारे कीबोर्ड्स बनाए होते हैं। फिर यूजर के हिसाब से जो जिसका पसंद होगा, मतलब जैसा उसका काम होगा वो वैसा ले जाएगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड की बात करें, जो यूएस कीबोर्ड है यहाँ पे, उसमें जो स्टैंडर्ड कीज होती हैं दोस्तों, वो होती हैं स्टैंडर्ड कीज जो होती हैं वो होती हैं 104, और मिनिमम देखी जाए तो 78 होती हैं, मैक्सिमम देखी तो 109 तक होती हैं। ठीक है। यहाँ हम पीसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा बहुत डाटा याद रखना है। अब थोड़ा कीज को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक कीज हैं दोस्तों, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका एक की है एस्केप, ESC। ESC का मतलब है एस्केप। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम रन कर रखा है, जैसे मान लो आपने कोई पीपीटी चल रही है आपकी। ठीक है। पीपीटी चल रही है आपकी, स्लाइड मोशन चल रहा है। अगर आप ऐसे में ESC दबा दोगे तो आप उस सीधा पीपीटी से ही बाहर आ जाओगे। मतलब जो करंटली प्रोग्राम चल रहा होगा उस प्रोग्राम से क्या आ जाओगे, आप बाहर आ जाओगे, एग्जिट कर दोगे। उसी तरीके से एक की होती है दोस्तों टैब। ठीक है। तो टैब से आपने देखा, एक होती है नीचे स्पेस देने के लिए की। ठीक है। स्पेस देने के लिए की। टैब का भी एक काम जो है वो स्पेस देने का ही है, लेकिन जो स्पेस बार है आपकी, स्पेस बार, ठीक है, तो उससे जितनी भी स्पेस मिलेगी ना, उससे 4 गुना स्पेस जो है वो कौन कौन सी की देती है? टेबुलर की देती है। टेबुलर की देती है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मोर स्पेस। ठीक है। टू गिव मोर स्पेस। ठीक है। मान लें अगर दो लेटर्स के बीच में, अगर ए और बी के बीच में अगर आपको ज्यादा स्पेस देनी है तो टैब दबाओगे, तो टैब जो है वो 4 गुना स्पेस क्रिएट करता है स्पेस बार की के मुकाबले में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 स्पेसेस। मूव फॉरवर्ड, लोकेशन भी चेंज, जैसे मान लो आप किसी एक्सेल शीट में हो, तो एक्सेल शीट में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। अगर यहाँ पर आपका कर्सर है, टैब दबाओगे तो अगले वाले में चला जाएगा, टैब दबाओगे तो अगले वाले में चला जाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये कब है? लेकिन ये तब है जैसे मान लो अगर आपको आगे जाना है तो खाली टैब दबाए जा रहे हो आप, तो आगे आगे वो चल रहा है। मान लो आपको पीछे जाना है, तो ऐसे में आप किसका यूज करोगे? शिफ्ट प्लस टैब की का इस्तेमाल करोगे। अगर आप टैब के साथ शिफ्ट दबाओगे तो आपका जो कर्सर है वो बैकवर्ड मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? बैकवर्ड मूव करेगा दोस्तों। ठीक है। उसी तरीके से एक कैप्स करके की होती है, जिससे आप पता ही होगा आपको कि कैपिटल लेटर्स, मतलब अगर छोटे लेटर में है तो अगर आप कैप लॉक ऑन करोगे तो वो बड़े में हो जाएगा, अगर बड़े में है तो कैप लॉक ऑन करोगे तो वो छोटे में हो जाएगा। ऐसे ही होता था। तो इसे कहा जाता है टॉगल की। कैप लॉक को क्या कहा जाता है? टॉगल की। ठीक है। टॉगल का मतलब है चेंज होना है। उसी तरीके से कुछ मॉडिफायर कीज हैं दोस्तों। मॉडिफायर कीज हैं, और मॉडिफायर कीज में कौन कौन सी कीज हैं? जैसे आपकी कंट्रोल की, जैसे आपकी शिफ्ट की, जैसे आपकी आल्ट की। अब देखिए, आप जैसे मान लो आपने ए दबाया, नॉर्मल आपने ए की प्रेस की, तो ए की जगह आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा? ए ही दिखेगा। लेकिन मान लो आपने कंट्रोल के साथ ए दबाया, कंट्रोल ए दबाया, तो इतने में क्या होगा? जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट खुला होगा उसका सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज। मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो वाला फंक्शन यूज ना करके उसके साथ जो एक्स्ट्रा फंक्शन असाइन होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शन असाइन होगा, वो वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आई बात आपको?
मेरे कहने का मतलब है कि एज आपने प्रेस किया तो नॉर्मल ए आना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ ए बटन इस्तेमाल करोगे तो ऐसे में जो भी डॉक्यूमेंट खुला होगा उसका सिलेक्ट जो टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कीज। तो मॉडिफायर कीज आपके पास कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, एक आपकी कंट्रोल की, एक आपकी शिफ्ट की और एक आपकी आल्ट की, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर कीज, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी ये विंडोज की भी होती है, विंडो की, ठीक है ना, जैसे आप होम की कहते हो या विंडो की कहते हो, ठीक है। तो आप इसको जब प्रेस करोगे तो इससे आपका मेन्यू स्टार्ट होगा, मेन्यू आपका स्टार्ट में जो मेन्यू होगा वो ओपन होगा, जिसमें क्या होता है बेसिकली इट कंटेन लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, इट कंटेन लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। अगर आप होम की दबाओगे, ये विंडो की दबाओगे तो वो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है ना। स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक लिस्ट है प्रोग्राम्स की, ठीक है। उसी तरीके से जो स्पेस बार है वो एक सिंगल स्पेस के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए, मतलब स्पेस बार जो सबसे लंबी की है उसको आप प्रेस करोगे तो उससे सिंगल स्पेस आती है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप टैब की दबाओगे तो उससे 4 गुना स्पेस क्रिएट होती है। जो आपकी स्पेस बार है वो बिगेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट की है आपके कीबोर्ड में। सबसे लॉन्गेस्ट की और सबसे बड़ी की जो है वो आपकी स्पेस बार है। उसी तरीके से एक एंटर है, एंटर की है। एंटर की का मतलब होता है यहाँ पे टू रन ए प्रोग्राम, ठीक है। किसी प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो किसका इस्तेमाल करोगे आप, रन का। और यहीं पे एंटर की को रिटर्न की के नाम से भी बोला जाता है। किसके, रिटर्न की के नाम से भी बोला जाता है दोस्तों। अब टोटल नंबर ऑफ कीज विच आर ड्यूअल, मतलब ऐसी कीज जो दो दो बार हैं। जो कितनी बार हैं आपके कीबोर्ड पे, दो दो बार। जैसे डिलीट 2 बार है, कंट्रोल 2 बार है, शिफ्ट 2 बार है, आल्ट 2 बार है, एंटर 2 बार है, विंडो 2 बार है आपकी। तो ऐसे में कितनी कीज हैं जो डबल हैं, ऐसे में वो टोटल नंबर ऑफ 6 कीज। देयर आर टोटल 6 कीज विच आर ड्यूअल इन नेचर, मतलब जिनका जो दो दो बार है। ड्यूअल इन नंबर, नॉट नेचर, ड्यूअल इन नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी, ये बेसिक चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से एक बैक स्पेस होता है। तो बैक स्पेस में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा अर्जुन, क्या लिखा मैंने, अर्जुन, और यहाँ पे कर्सर है आपका। तो कर्सर है तो बैक स्पेस दबाऊंगा तो एन, पहले एन जाएगा, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा तो फिर यू जाएगा, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा तो अर्जुन मतलब जे जाएगा। लेकिन अगर मैंने अर्जुन पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही बारी में हटा देना है तो क्या करूंगा मैं, कंट्रोल और बैक स्पेस के साथ किसका क्या दबाऊंगा, कंट्रोल दबाऊंगा। तो ये रिमूव कंप्लीट वर्ड बैकवर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से वो पूरा का पूरा वर्ड जो है वो हट जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ नहीं, ये कर्सर के पीछे की तरफ की बात हो रही है। अगर आपको लेटर बाय लेटर चीजें करनी है तो खाली बैक स्पेस दबाओ। अगर आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड चीजें हटानी है बैकवर्ड की तरफ तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से आपके जो कीबोर्ड हैं दोस्तों उसमें फंक्शन कीज भी होती हैं। जो फंक्शन कीज होती हैं वो 12 होती हैं। कितनी, F1 से F12, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन इन क्वेश्चंस को अभी हम नहीं देखेंगे, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे बाद में, ठीक है। इनके ऊपर जो जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, क्योंकि हर एक में अलग अलग फंक्शन होते हैं इनके। जैसे F1 इज फॉर हेल्प, F2 इज फॉर रिनेम। MS वर्ड में की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली ये हर जगह सेम ही होगा। F1 हेल्प के लिए होगा और F2 जो है वो किसके लिए होगा, रिनेम के लिए होगा। उसी तरीके से कुछ एरो कीज होती हैं, उसमें 4 एरो कीज होती हैं, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट, ठीक है। इनको कर्सर कंट्रोल कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका माउस ना चले तो ऐसे में आप कर्सर को किससे कंट्रोल करोगे, इन की से करोगे। उसी तरीके से एक 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 की होती है जिसका नाम होता है PRTSCN, मतलब प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन, PRTSCN का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। ये दोस्तों उसी तरीके से होता है जैसे आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसी तरीके से अगर आपके मोबाइल में आपके मतलब PC में अगर कोई चीज़ खुली है अगर आप वहाँ पे प्रेस करोगे PRT स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर जो भी उस समय होगा उसका क्या होगा, उसका एक स्क्रीनशॉट उड़ जाएगा। और वो स्क्रीनशॉट कहाँ पे जाके सेव होगा, वो जाके सेव होगा आपकी पिक्चर्स में। कहाँ पे, पिक्चर्स में। दोस्तों जैसे आज आपने देखा होगा, जैसे आप मोबाइल में अगर आप क्या करते हो,
मोबाइल में अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आप देखोगे, जैसे मान लो व्हाट्सएप खोला, जिसको आपको स्क्रीनशॉट खोलना है, आप नीचे वो कीबोर्ड ओपन करना, कीबोर्ड में नीचे आपको एक छोटा सा ऐसे दिखाई दे रहा होगा, उसको पेस्ट करोगे तो डायरेक्टली वो आ जाता है। ठीक है, फोटो खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे हो जाता है। उसी तरीके से जो पीआरटी स्क्रीन है, जब आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो एक तो हो गया कि उसको पिक्चर्स में जाके ढूंढो, ठीक है, दूसरा ये है कि नोटपैड खोलो, नोटपैड, और नोटपैड में इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद एक एक की होती है स्क्रोल लॉक। अब ये स्क्रोल लॉक क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल जो है वो बड़ी है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से आपके स्क्रीन में है, तो नीचे क्या होती है, इस तरीके से चलती रहती है राइट और लेफ्ट, उसी तरीके से ऊपर नीचे भी चलती है। ठीक है, आपकी विंडो। तो ऐसे में स्क्रोल लॉक क्या करेगा, जैसे जो भी आप पेज आपने ओपन किया होगा, तो अगर आप स्क्रोल लॉक कर दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्रोलिंग जो होगी, स्क्रोलिंग वो लॉक हो जाएगी, चाहे राइट स्क्रोलिंग लॉक कर दो या लेफ्ट वाली लॉक कर दो। उसी तरीके से एक और की होती है पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक, इसके ऊपर रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, कि पॉज ब्रेक स्क्रीन का क्या, पॉज ब्रेक की का क्या फंक्शन है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है इसका, लेकिन अगर आप इसको विंडो की के साथ, मतलब जो आपकी विंडो की है, विंडो की है, उस विंडो की के साथ अगर आप पॉज ब्रेक को, अगर आप पॉज या ब्रेक, मतलब पॉज या ब्रेक, ये स्लैश करके ब्रेक, ये एक ही की है, उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है पॉज या ब्रेक। तो ऐसे में अगर विंडो की के साथ पॉज और ब्रेक अगर आप प्रेस करोगे दोस्तों, तो क्या होगा, इट विल ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज, इट विल ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी तरीके से इंसर्ट की होती है, इंसर्ट की। तो इंसर्ट की का यहाँ पे क्या फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके की इंसर्ट। एक तो हो गया कि बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लो आप लेटर लिख रहे हो AR, जैसे JUN लिखा मैंने, ठीक है, तो कर्सर में ले आया यहाँ पे, मान लो मैंने कर्सर ले आया यहाँ पे, आप U और N के बीच में, और मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे S। ठीक है, तो क्या लिखा आ जाएगा, ARJUSN, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट मोड जो है आपका, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है कि जहां पे कर्सर लाओगे वहां पे वो इंसर्ट मोड चलेगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें आप कुछ नहीं करते हो। एक और मोड होता है, अगर आप इंसर्ट की को प्रेस करोगे तो एक होता है ओवर टाइप मोड। क्या होता है, ओवर टाइप मोड, जब इसको आप प्रेस करोगे तो जैसे मान लो मैंने लिखा ARJUN, तो अब मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है, तो अगर मैंने लिखा अब S, तो कैसे लिखने आ जाएगा, ARJU की जगह S आ जाएगा और फिर N रहेगा। फिर से अगर मैं टाइप करूंगा तो मतलब इस तरीके से चलेगी। इसमें U को ओवर टाइप कर दिया कि U के ऊपर ही टाइप क्या हो गया, S। पहले वाले में U के ऊपर नहीं हुआ, U के बाद हुआ था टाइप S। ठीक है, जो आपका बाय डिफॉल्ट मोड है। तो दूसरा कौन सा मोड है, ओवर टाइप। ओवर टाइप से ही पता लग रहा है कि जो लिखा होगा उसी को ओवर टाइप कर लेंगे इंसर्ट की से। तो आपका देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या क्या होता है कि आपका इंसर्ट की का एक और फंक्शन होता है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, कि इंसर्ट की, जैसे नॉर्मली आप पेस्ट अगर आप करते हो, जैसे Ctrl+C से कॉपी कर लिया, तो Ctrl+V से क्या करते हो, पेस्ट करते हो, करते हो या नहीं करते हो, करते हैं। लेकिन इंसर्ट की से भी आप यही काम कर सकते हो। पेस्टिंग का कैसे करोगे, शिफ्ट और इंसर्ट अगर आप प्रेस करोगे तो उससे भी आपका पेस्ट का काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखने वाली चीज है कि शिफ्ट और इंसर्ट को अगर आप एक साथ दबाओगे तो वो भी पेस्ट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से आपके पास एक डिलीट की है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे मैंने लिखा ARJUN, तो अभी तक मैं अगर मान लो यहां पर है कर्सर, या ऐसे नहीं, मान लो कर्सर यहां पर है, N के ऊपर है कर्सर, तो N और U के बीच में है कर्सर। अगर मैं बैक स्पेस दबाता तो इधर की तरफ हटता, ये U हटेगा, J हटेगा, ऐसे हटता। लेकिन यहाँ पे कौन सी की है, डिलीट, अब ये राइट की तरफ चीजें काटेगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे डिलीट की दबाया तो क्या होगा, ARJU रह जाएगा, N हट जाएगा। समझ आई बात आपको। तो अगर आपको राइट टुवर्ड्स राइट वन लेटर बाय लेटर चीजों को काटना है तो डिलीट की। लेकिन अगर आपको पूरा वर्ड ही काटना है टुवर्ड्स राइट, तो किसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों, शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे कुछ चीज और सीखने वाली है दोस्तों, नहीं शिफ्ट प्लस जी नहीं, सॉरी, कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट दबाओगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो है
पूरा का पूरा वर्ड ही गायब हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कब? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा का पूरा वर्ड गायब हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपने खोली है और फाइल को आपने कर दिया उसके ऊपर क्लिक करके आपने कर दिया डिलीट, मतलब डिलीट बटन को प्रेस कर लिया, तो ऐसे में आपकी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी और डिलीट होके कहाँ पे चली जाएगी? रिसाइकल बिन में। कहाँ पे चली जाएगी? रिसाइकल बिन में। लेकिन मान लो आपने किसी फाइल को सिलेक्ट किया, किसी फाइल को सिलेक्ट कर लिया और अब आपने प्रेस कर लिया शिफ्ट प्लस डिलीट, तो वो फाइल दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। रिसाइकल बिन में क्यों रखी हैं चीजें कि अगर गलती से चीज डिलीट होगी तो उसको आप दोबारा रिकवर कर सकते हो, यही लॉजिक है रिसाइकल बिन का। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई फाइल ओपन है, फाइल को आपने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर डिलीट की दबा दी, तो वो की जो है वो जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन जाएगी किधर? रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आपने शिफ्ट और डिलीट को एक साथ दबा दिया तो वो जो फाइल होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से आपकी कुछ और भी कीज होती हैं, जैसे होम की है एक। ठीक है। तो होम की क्या होगी? वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएगी। ठीक है। कर्सर को कहाँ पे लेके जाती है? जो भी पेज होगा या जो भी लाइन होगी जो आपने लिखी होगी वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएगा। और एंड की दबाने पे आपको क्या कहाँ पे लेके जाएगा? वो कोई भी लाइन या कोई भी जो पेज खुला होगा उसको कहाँ पे लेके जाएगा? एंडिंग पॉइंट पे लेके जाएगा। ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कि अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस डाउन अगर दबाऊंगा तो क्या फर्क होगा? ठीक है। ये आपको जरा बताना है कमेंट सेक्शन में कि अगर कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड में अगर प्रेस करूंगा तो क्या चीज होगी। उसी तरीके से एक और की होती है PGDW, मतलब पेज डाउन। पेज डाउन PGDW दबाओगे तो मतलब मान लो मल्टीपल पेजेस हैं, तो अगर आप 5वें पेज पे हो तो छठे पेज पे आ जाओगे। उसी तरीके से अगर आपको छठे पेज से 5वें के पेज पे आना तो पेज आप दबा के आप एक एक पेज जो है वो ऊपर नीचे आ सकते हो। तो देखिए जरा नेविगेशन कीज कौन कौन सी कीज होगी यहाँ पे जिससे आप कंप्यूटर के ऊपर नेविगेट कर सकते हो। एक तो आपकी एरो कीज आ गई। ठीक है ना, ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, ये 4 एरो कीज आ गई। एक होम बटन से भी आप नेविगेट कर सकते हो। ठीक है ना, होम बटन से नेविगेट कर सकते हो ना, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना हो। एंड की से भी आप नेविगेट कर सकते हो। पेज अप और पेज डाउन से भी आप नेविगेट कर सकते हो। तो 4 तरीके की कीज है, 5 तरीके की कीज हैं जो नेविगेशन कीज है यहाँ पे। 5 तरीके की, 5 नंबर नहीं बोला मैंने, एरोज की तो अपने आप में 4 है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 तरीके की नेविगेशन कीज आपके कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं। उसी तरीके से दोस्तों एक और की होती है जिसे हम कहते हैं नम लॉक। नम लॉक। ठीक है। नम लॉक अगर आप ऑन करोगे तो नम लॉक नंबर पैड होता है ना राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप नम लॉक जो है वो ऑन होगा तो आप नंबर्स को क्या करोगे? चला पाओ। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो जो आपके नंबर्स है ना, नंबर्स जैसे आपका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ऐसे में ये आपके किसका काम करेंगी? एरोज का काम करेंगी। ये किसका काम करेंगे? एरोज का काम करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब नम लॉक ऑफ होगा तो उसमें नंबर पैड जो है दैट विल एक्ट एज ए डायरेक्शन एरोज, डायरेक्शनल एरोज का काम करते हैं ऐसे में वो। ठीक है। तब 4 की जगह 4 नहीं दबेगा, तब 4 की जगह क्या है? ये एरोज दब जाएगा। अगर 6 प्रेस करोगे तो राइट साइड, 2 प्रेस करोगे तो डाउन और 8 प्रेस करोगे तो अप। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये था कीबोर्ड के बारे में, काफी डिटेल हमने चीजें पढ़ी यहाँ पे, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माउस। जो माउस है, माउस ठीक है, जो आपका मैंने अभी आपसे कहा कि जो माउस, अभी हम पहले इसको देख लेते हैं कि जो माउस था उसको डेवलप किसने किया था? डॉगलस एंजलबर्ट ने। जो सबसे पहले इसने माउस बनाया था वो था वुडन। वो क्या था? वुडन 1968 में बनाया था। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बताना चाहता था आपको, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड दैट इज CUI डिवाइस, कमांड यूजर इंटरफेस डिवाइस। लेकिन जो आपका दोस्तों माउस है ना, माउस वो कौन सा डिवाइस है? दैट इज GUI डिवाइस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस। ठीक है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस। दोस्तों यही चीज आपको याद रखने वाली चीज है, क्योंकि यही पेपर में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए CUI डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GUI डिवाइस। तो माउस आपका क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी पॉइंट कर सकते हो। तो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है।
माउस में ये जो टेक्नोलॉजी है, आप ऊपर नीचे मूव करते हो, दाएं बाएं नीचे दाएं बाएं जो मूव करते हो, उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सरफेस मोशन डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सरफेस मोशन डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो टाइप्स हैं, माउस की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। जो बेसिक टाइप्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे पहले आते थे मैकेनिकल माउस आते थे, उसमें ट्रैक जो है, ट्रैक मतलब ट्रैक कैसे करते थे? बॉल आता था, उसके नीचे बॉल आता था, जिसकी वजह से आप उसको ट्रैक करते थे। ट्रैक कहने का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। लेकिन आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऑप्टिकल माउस होते हैं। इसमें ट्रैक किसकी वजह से करते हैं? नीचे एलईडी लाइट आपने देखी होगी रेड कलर की, ठीक है, वो जलती रहती है, या लेजर लाइट कह सकते हो आप, तो मोस्टली एलईडी लाइट होती है, तो एलईडी का इस्तेमाल करते हैं हम उसमें ऑप्टिकल में। तो वो वायर्ड वाले में। अगर वायरलेस है कोई, वायरलेस यही ऑप्टिकल वायर्ड वाले भी आते हैं, और यही ऑप्टिकल जो है वो वायरलेस भी आते हैं दोस्तों। तो ये जो ऑप्टिकल माउस वायरलेस होते हैं, ये किसका इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ गायरोस्कोपिक और भी बड़े सारे टाइप्स के हैं। उसके अलावा एक माउस आता है गायरोस्कोपिक माउस। इसे एयर माउस के नाम से भी बोला जाता है। इसको हवा में ही पकड़ते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में ना इसका इस्तेमाल होता है। आप जरा उस पे गूगल पे सर्च कर लेना कि ये जो गायरोस्कोपिक माउस है, इसको किस तरीके से पकड़ा पकड़ा इसको नीचे रखने की जरूरत नहीं है, हाथ में पकड़ के डायरेक्टली इसका यूज होता है, ठीक है। अब जो बटन्स होते हैं माउस के ऊपर, वो कितने होते हैं? वो 2 से लेकर 5 तक होते हैं। आपने नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आपका माउस है उसमें वो जो आपका माउस है, माउस उसमें आपका ये लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है, ठीक है। तो किसी में बीच में बटन इसमें यहाँ पे रोलर भी दिया होता है, तो उसमें 3 बटन हो जाएंगे। उसी तरीके से जो आपके बटन है वो 2 से लेकर 5 तक हो सकते हैं, 2 से लेकर 5 तक होते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट क्लिक होता है इसमें, किसी भी माउस में लेफ्ट क्लिक, वो किसी को पॉइंट या सेलेक्ट करने के काम आता है। किसी को पॉइंट, या फिर मान लो आपको कोई फाइल दिखानी है, ठीक है, तो आप किससे दिखाओगे? वो लेफ्ट क्लिक करके दिखाओगे। राइट क्लिक करने से जो भी फाइल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस फाइल पे आपने क्लिक किया होगा, उस फाइल को, उस प्रॉपर्टीज को ओपन करेगा। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। क्या कहेंगे? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू जो होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसे, मतलब जो भी आपने जिस पे फाइल पे आपने ओपन करोगे, उस पर राइट की दबाओगे तो आपने बड़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। व्हील से आप स्क्रॉल करते हो, ये आपको पता ही है। इसमें एक और चीज पूछी जाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप क्या करते हो? आपके लेफ्ट क्लिक, जैसे मान लो कोई फाइल है, आपको इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो? लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करते हो, फिर ड्रैग, उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हो। तो ये इट इज सिमिलर टू कट एंड पेस्ट। इट इज सिमिलर टू कट एंड पेस्ट, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप जो है दैट इज सिमिलर टू कट एंड पेस्ट। यहाँ से हटा के वो यहाँ पे आ जाती है। कट एंड पेस्ट जैसा काम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। उसी तरीके से दोस्तों बीसीआर जो है दैट इज बार कोड रीडर। बीसीआर जो है वो बार कोड रीडर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों के साथ भी ऐसे करके कोड होता है, ऐसे ऐसे करके कोड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बार कोड रीडर बीसीआर। 13 डिजिट का कोड होता है ये दोस्तों, 13 डिजिट का। और इसमें जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडिया के लिए जो कोड होगा वो 890 से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? 890 से शुरू होते हैं। और आप याद रखेंगे इस बीसीआर में आपने देखा होगा कि किसी जगह डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी जगह कम होती है, ठीक है। और पतली स्ट्रिप कभी मोटी स्ट्रिप्स हो जाएंगी, कभी पतली हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें क्या वेरी करता है? इसमें विड्थ वेरी करती है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बीसीआर में आपकी जो विड्थ होती है स्ट्रिप्स की, वो वेरी करती है। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये 13 डिजिट कोड होता है और पहले 3 डिजिट जो है वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से एक आईएसबीएन कोड भी होता है जो जो पर्टिकुलरली किसको दिया गया है? बुक से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? तो जो एक आईएसबीएन कोड होता है वो शुरू होता है 978 से। और आईएसबीएन कोड क्या है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर की बात है यहाँ पे दोस्तों। ISBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और उनका कोड जो है वो 978 से शुरू होता है। बार कोड का जो इंडिया वाला कोड है वो 890 से शुरू होता है। जैसे गूगल पे वगैरह में अगर आप देखोगे तो QR कोड होता है, जिसे हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड।
उसी तरीके से आप एक और होती है इनपुट डिवाइस, दैट इज ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप आपने काफी बार देखा होगा, आप आजकल खासकर ये किस में होता है, जैसे मोबाइल्स में देखोगे, जैसे मान लीजिए किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है, तो वो क्या करता है, जैसे आपने कहीं बार देखा होगा हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट, हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट होता है ना, हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट। जैसे मान लो मैंने ऐसे अर्जुन लिखा, और अर्जुन लिखते ही वो किस में वो प्रिंट कर देगा, ARJUN। ठीक है, ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है, ये चीजें कर रहा होता है आपका OCR। अंदर एक डिवाइस होती है OCR, जो आपकी हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। पहले ये प्रिंटर विंटर में आया करती थी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन आजकल जो है वो मोबाइल्स में भी आना शुरू हो गई है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किसको रिकॉग्निशन करती है, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करती है ये। ठीक है, इट कन्वर्ट्स डेटा, प्रिंटेड डेटा को ये किस में कन्वर्ट करती थी, ASCII में कन्वर्ट करती थी। प्रिंटर की बात थी ये पुरानी, लेकिन आजकल मोबाइल में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि OCR जो है दैट कन्वर्ट्स प्रिंटेड डेटा इनटू ASCII। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दैट इज OMR। OMR जो है दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूजेज अब कम होता है क्योंकि अब जो है वो ऑनलाइन पेपर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो OMR जो है वो अभी भी, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड ही होता है। तो OMR बेस्ड होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये होता है मार्क सेंस रीडर। क्या होता है ये, मार्क सेंस रीडर। एग्जाम इवाल्युएशन में जो आपके आंसर शीट्स होती हैं, उसमें आप क्या करते हो, मार्क करते हो ना, तो उसी मार्क को वो सेंस करता है। ठीक है, ये वो OMR शीट होती है, उसका एक रीडर होता है जिसमें हम उस शीट को डालते हैं तो उसको रीड करता है फिर। ठीक है, उसी तरीके से एक और कोड है, एक और इनपुट डिवाइस है MICR। MICR का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों, जो आपका MICR कोड होता है दैट इज 9 डिजिट कोड। क्या, 9 डिजिट कोड। ये MICR का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, बैंकिंग फील्ड में होता है इसका इस्तेमाल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंकिंग फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। जो आपका चेक बुक होती है या जो आपका चेक होता है, उसमें नीचे एक कोड होता है MICR, 9 डिजिट का कोड होता है। ये जो 9 डिजिट का कोड होता है दोस्तों, उसमें पहले 3 कोड जो होते हैं वो किसी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद वाले 3 कोड जो होते हैं वो किसी मतलब जिस बैंक का है उस बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो उस बैंक की ब्रांच को मतलब स्पेसिफाई करते हैं। तो 9 डिजिट कोड है, 3 सिटी के लिए, 3 बैंक के लिए और 3 ब्रांच के लिए। ठीक है, किसमें इस्तेमाल होता है, चेक इवैल्यूएशन में इसका इस्तेमाल होता है MICR का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेप रीडर जो है, देखो ये चीज मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये टेप रीडर क्या चीज है बेसिकली। आप देखिए, मान लो पुराने टाइम पे कैसेट्स होती थी, तो कैसेट्स आपने क्या की, जैसे वॉकमैन में डाल दी, तो आपने कैसेट डाल दी, इसमें ऊपर से आपने बटन को प्रेस किया तो गाना शुरू हो जाता था। तो कैसे बेसिकली वो रील जो थी वो मूव करती थी, अगर आप पुराने टाइम के बच्चे हो तो रील मूव करती थी। तो ऊपर एक जब बटन प्रेस करते थे तो वो यहाँ पे एक होता था टेप रीडर, वो उस वो जो रील के ऊपर प्रेस करते थे और वहां से वो डाटा लेके फिर वो आपके स्पीकर पे बजता था। ठीक है, वो किसके थ्रू पॉसिबल था, वो पॉसिबल था टेप रीडर के थ्रू, जो मैग्नेटिक रीडर या कैसेट को रीड करता था। उसी तरीके से आजकल कार रीडर्स आ चुके हैं। ठीक है, ये बस इनपुट डिवाइसेस के नाम है, इनकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। जैसे आपका किम्बेल टैग रीडर है, ये अब ऑब्सलीट हो चुका है, ये अब काम में नहीं आता है। ठीक है, ये क्लॉथ्स वगैरह के जो कपड़े वगैरह थे ना, उसमें लगाया जाता था ये। जैसे टच पैड है, आपका टच पैड भी आपका इनपुट है ना, टच पैड जैसे आपके कीबोर्ड में आपके लैपटॉप में टच पैड होता है। जैसे आपका ट्रैक बॉल है, ठीक है, ट्रैक बॉल जो है वो पहले आया करता था, अब नहीं आता था। ब्लैकबेरीज के फोन होते थे, ब्लैकबेरीज के, तो उसमें वो ऐसे उसको इस तरफ टच करो तो इस तरफ टच करो तो इस तरफ कर्सर मूव करता था, ऊपर नीचे, मतलब वो ट्रैक बॉल जैसा होता था, उसमें बड़ा मजा आता था चलाने में। ठीक है, अगर आपको याद होगा या किसी ने चलाया होगा तो ब्लैकबेरी फोन्स में आया करता था ये, अब नहीं आता ये। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका स्टाइलस है दोस्तों, जिससे मैं अभी लिख पा रहा हूं, इसे कहते हैं स्टाइलस या फिर एस पेन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एस पेन भी कहते हैं इसको। उसी तरीके से एक पेन होता है लाइट पेन। लाइट पेन जो है वो मेडिकल फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये,
मेडिकल पर्पस या मेडिकल फीड्स में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा माइक जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसे मैं यहाँ पे किसी एक एक्सटर्नल माइक की हेल्प से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या आपके मोबाइल में भी माइक होता है, माइक स्टैंड्स फॉर माइक्रोफोन, ठीक है। कैमरा जो है, नॉर्मल कैमरा, वो भी इनपुट की तरह काम करता है। यहाँ पे आपका वेब कैम जो है, वेब कैम मतलब जो आपके लैपटॉप के ऊपर कैमरा है उसे वेब कैम कहा जाता है, वो भी जो है वो इनपुट की तरह काम करता है। जो वेब कैम है दोस्तों, वो किसको कैप्चर करता है? इट कैप्चर्स, ठीक है, रियल टाइम मोशन, इट कैप्चर्स रियल टाइम मोशन, ठीक है। जो आपका स्कैनर है दोस्तों, स्कैनर वो भी इनपुट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा बायोमेट्रिक्स भी, तो जहाँ पे आप अपने अंगूठे वगैरह देते हो, ये भी इनपुट की तरह ही चीज़ें चलती है। यहाँ पे जॉयस्टिक्स जो है, जॉयस्टिक जैसे पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये भी जैसे गेम वगैरह बच्चे खेलते हैं तो उनको पता होगा कि जॉयस्टिक जो है वो भी इनपुट डिवाइसेस है। तो ये थी कुछ इनपुट डिवाइसेस। अगली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे अब आउटपुट डिवाइसेस को लेके। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। इन केस अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखिए अगर मैं इतनी रात को इस टाइम पे, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि टाइम क्या है, इस टाइम पे 2:34 है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो क्या आप मेरे लिए वीडियोस को लाइक या शेयर नहीं कर सकते हो? इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए खूब पढ़ाई कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।